हेलो एंड वेलकम टू वन डे सब्जेक्ट्स। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में ये आईसी इंजन्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बीच के डिफरेंस तक पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 5 से, दैट इज व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो EVs use the electricity saved in the battery to cycle the motor and generate the power necessary for driving. EVs carry following components for electric power. मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी किसमें स्टोर करती है? बैटरी में, जो कि मोटर को ड्राइव करता है और हमारी ड्राइविंग के लिए जो पावर नेसेसरी होती है उसको देता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में इतना देख चुके हैं। अब कौन कौन से कंपोनेंट कैरी करता है? तो पहले मेन कंपोनेंट तो आपका मोटर ही हो गया। मोटर क्या करता है? कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी दैट मूव्स द व्हील्स। मोटर मोटर को यहाँ पर एक बैटरी लगी है, बैटरी एक से एक कन्वर्टर लगा हुआ है। कन्वर्टर जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, उसको देता है मोटर को। मोटर क्या करता है? उस एसी इलेक्ट्रिसिटी को फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर हमारे जो व्हील्स है उनको सप्लाई करता है और उससे हमारी गाड़ी चलने लगती है। ओके, द मोटर हैज मेनी एडवांटेजेस ओवर एन इंजन, लाइक द नॉइज एंड वाइब्रेशन इज मिनिमाइज्ड। अब एक, जैसे हमने आईसी इंजन प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि मतलब आईसी इंजन में हमारा इंजन होता है और ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमारा मोटर होता है। तो मोटर की क्या एडवांटेजेस है ओवर एन इंजन इज दैट कि उसकी जो नॉइस है और वाइब्रेशन है वो दोनों ही कम है। द ईवी पावर ट्रेन इज स्मॉलर दैन द इंजन, thus providing additional space for sufficient vehicle design। मतलब कि जो पूरी ईवी की सिस्टम है, जितने भी जो कंपोनेंट्स वगैरह सब मिला करके, वो आपके एक इंजन से कम होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए, जिसकी वजह से बाकी और स्पेस हमको मिल जाती है बाकी और चीजें उसमें एनहांस करने के लिए। नेक्स्ट इज द मोटर इज ऑल्सो इन पार्ट एन इलेक्ट्रिक generator. It converts the kinetic energy generated while in neutral gear into electrical energy saved to the battery. जैसे अभी ये आप जानते होंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट, कि हमारा जो मोटर है वो जब वो इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है तब वो मोटर की तरह काम कर रहा है, और जब वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है तब वो जनरेटर की तरह काम करता है। वो क्या करता है कि जब ब्रेक सप्लाई होते हैं, उस ब्रेक्स वो जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करके वो हमारे कन्वर्टर को देता है। कन्वर्टर जो कि अ, ये एसी सप्लाई देता है हमारा मोटर, सॉरी, ये जब जनरेटर की तरह काम करता है एसी देता है, कन्वर्टर उसको डीसी में कन्वर्ट करके हमारे बैटरी को देता है और बैटरी उससे चार्ज होती है। तो बेसिक आप ये साइकिल समझ रहे होंगे कि जब हमारी बैटरी दे रही है कन्वर्टर को, कन्वर्टर ये एक बाई डायरेक्शनल कन्वर्टर है, मतलब जब बैटरी दे रही है तो ये डीसी टू एसी कन्वर्ट कर रहा है, मोटर को दे रहा है और मोटर से हमारी व्हील्स चल रही है। ठीक, एक ये हुआ। और दूसरा, जब ये हमारी जब ब्रेक्स लग रहे हैं तो उस जो काइनेटिक एनर्जी से हमारा ये जो मोटर है उस टाइम ये एज अ जनरेटर काम कर रहा है। जनरेटर से हमारी जो सप्लाई, जो मैकेनिकल एनर्जी हुई उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके ये एसी दिया, एसी से ये कन्वर्टर उसको डीसी में कन्वर्ट करके फिर ये इसको बैटरी को चार्ज कर रहा है। सो ये बेसिक साइकिल है आपका, आपके ईवी का। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या करता है? Reducer is a kind of transmission which serves to efficiently convey the motor's power to the wheel. अब क्या है कि हमारा मोटर का जो आरपीएम है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। तो अगर इतने ज्यादा आरपीएम के साथ अगर हम उसे व्हील्स में ट्रांसमिट करेंगे तो वो उसको डैमेज कर सकता है। तो हम एक रिड्यूसर लगाते हैं, मतलब मोटर और व्हील के बीच में एक रिड्यूसर लगाते हैं जो उस मोटर के आरपीएम को थोड़ा सा कम करे और फिर उसको हमारे व्हील्स को प्रोवाइड करे। राइट? So with the reduced RPM, the EV powertrain can take advantage of the resulting higher torque, जिससे हमें टॉर्क ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट इज बैटरी। बैटरी, जो कि आप सभी जान रहे हैं, बैटरी स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेन कंपोनेंट है हमारे ईवी का। The maximum driving distance of an EV is often determined by the battery capacity. The higher the capacity, the higher the driving distance. मतलब कि एक ईवी हमारी एक कितना रेंज ट्रैवल कर सकती है ये डिपेंड करता है उसकी बैटरी की कैपेसिटी पे। तो जितना ज्यादा कैपेसिटी होगी बैटरी की, उतना ही ज्यादा वो डिस्टेंस कवर कर सकती है।
बट इसकी भी अपनी लिमिटेशन है, हम बहुत ज्यादा बैटरी भी हाई कैपेसिटी की नहीं लगा सकते। बहुत हाई कैपेसिटी की लगाएंगे तो बहुत स्पेस चार्ज करेगी, प्लस वो बहुत हैवी हो जाएगी। तो हमको एक बैलेंस्ड बैटरी की कैपेसिटी लगानी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा वो उतना रेंज बनता है। नेक्स्ट इज बैटरी साइज एंड वेट हैव लार्ज implications ऑन व्हीकल परफॉर्मेंस। अभी जैसे बताया कि हमको ये भी कंसिडर करना है कि बैटरी जो हम लगा रहे हैं वो कितने साइज ऑक्यूपाई करे और उसका क्या वेट रहे। तो हम बहुत एक्सेस बैटरी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उससे साइज बहुत बढ़ जाएगा और व्हीकल का वेट भी बहुत बढ़ जाएगा, तो उससे वो उतनी एफिशिएंट नहीं रह जाएगी। Next is the larger and heavier battery takes away storage space and worsens the energy efficiency and fuel economy. Okay, done right now. The best way to optimize performance is to maximize the battery energy density. ठीक है, अगर हमको ऑप्टिमाइज करना है तो बैटरी की एनर्जी डेंसिटी को ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। नेक्स्ट इज ऑन बोर्ड चार्जर, ओबीसी। देखिए दो तरह के होते हैं, एक ऑन बोर्ड चार्जर होता है, एक ऑफ बोर्ड चार्जर होता है। ऑन बोर्ड चार्जर क्या है? इज यूज टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट फ्रॉम स्लो चार्जर्स यूज्ड ऑन होम आउटलेट्स इनटू डायरेक्ट करंट, डीसी। ऑन बोर्ड का मतलब कि जो हमारे जो मतलब जो घर में एसी सप्लाई लगी हुई है उसको हम चार्ज करते टाइम वो आपका डीसी में कन्वर्ट करके वो हमारे बैटरी को दे रहा है। ओबीसी is needed in fast charging since fast chargers already supply the electricity in direct current. फास्ट चार्जिंग में रिक्वायर्ड है और फास्ट चार्जिंग हमारे डीसी में ही देते हैं सप्लाई। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोल यूनिट, ईपीसीयू। EPCU is an efficient integration of nearby all devices that control the flow of the electric power in the vehicle. It consists of the inverter, the low voltage DC to DC converter and vehicle control unit. मतलब कि जो आप जितने भी और अदर चीजें हैं उसमें, वो उसको उसके पावर को कंट्रोल करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो ये चीज है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्कस द बेसिक EV components. The main, the basic main components of electric vehicles installed in almost all types of electric vehicles are as follows. पहला क्या है? Traction battery pack. The function of the battery in an electric car is as an electrical energy storage system in the form of direct current. The type of battery used in a is a rechargeable battery. The battery is arranged in such a way so as to form a traction battery pack. The most widely used batteries are lithium-ion battery. वही चीज अभी बैटरी की जो हमने बात की कि बैटरी क्या है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट। वो एक रिचार्जेबल बैटरी होती है, मतलब वो डिस्चार्ज होती है फिर हम उसको फिर से रिचार्ज करते हैं और हमारा वो साइकिल कंटिन्यू होता है। वो ऐसे अरेंज होता है कि वो एक ट्रैक्शन बैटरी पैक की तरह लगता है। आप कभी वो इमेज देखे होंगे तो आपको वो समझ में आएगा, आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगा वैसे इमेजेस। एंड द बैटरी यूज्ड आर लिथियम आयन बैटरीज, मोस्ट प्राइमली जो हम लोग सबसे ज्यादातर यूज करते हैं वो लिथियम आयन यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पावर इन्वर्टर। इन्वर्टर वही चीज जो मैंने बताया कि इन्वर्टर आपका जो कन्वर्टर हम बात कर रहे हैं जो दोनों के बीच में लगा है, इन्वर्टर यानी कि यहाँ यहाँ से आपका डीसी टू एसी कर रहा है और यहाँ पर एसी टू डीसी कर रहा है, तो यही उसका फंक्शन है। इन्वर्टर फंक्शन इज टू चेंज द डायरेक्ट करंट ऑन द बैटरी इनटू एसी एंड देन दिस एसी यूज्ड बाय द इलेक्ट्रिक मोटर। माफ कीजिएगा। नेक्स्ट इज कंट्रोलर। Control. The main function of the controller is as a regulator of electrical energy from batteries and inverters that will be distributed to electric motors. अब जितनी जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रही है बैटरी से और इन्वर्टर से, तो उसको एक एक कंट्रोलर हमको रिक्वायर्ड होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कंट्रोलर्स के बारे में कि हम उसकी जो एनर्जी है उसको कंट्रोल करके फिर उसको हम इलेक्ट्रिक मोटर को देते हैं। तो हमारी एक कन्वर्टर के साथ उसके बीच में एक कंट्रोलर भी आता है जो हमारी उस एनर्जी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर, वही मोटर के बारे में बात कर रहा है जो कि जनरल टाइप हम कौन सा यूज करते हैं, बीएलडीसी यानी कि ब्रशलेस डीसी मोटर। नेक्स्ट इज चार्जर। चार्जर यानी कि जो आपकी आईसी इंजन में जैसे पेट्रोल की एक वो ढक्कन होता है जो खोल करके जहां से आप पेट्रोल रिफिल करते हैं, उसी तरह हमारे ईवीज में एक वो चार्जर होता है जहां से हम वो ढक्कन खोल करके वहां पर से उसको प्लग इन करके चार्ज करते हैं बैटरी को। ठीक है, चार्जर्स गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस। Transmission transfers mechanical power from the electric traction motor to drive the vehicles. तो मोटर
से जो आपके व्हील्स तक जा रहा है वहां पर एक ट्रांसमीटर लगा है जो कि इस एनर्जी को, मोटर की एनर्जी को व्हील्स तक ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट इस डीसी टू डीसी कन्वर्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे इस चीज को। डीसी टू डीसी कन्वर्टर को हम लोग एक और नाम से क्या कहते हैं? चॉपर। ठीक, चॉपर के नाम से आप लोग पढ़े होंगे। डीसी टू डीसी ये क्या करता है? आपके फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। So it is used to convert higher voltage DC power from the traction battery pack to the low voltage DC power needed to run the vehicle accessories and recharge the auxiliary battery। मतलब हमारे जो बैटरी में हायर, वो बैटरी में जो स्टोर्ड डीसी है वो हायर डीसी है। हमको जो अदर ऑक्सिलरीज है, जैसे जो कोई भी चार्जिंग सिस्टम हुआ या फिर आपके एसी हुआ या कुछ भी और सिस्टम को अगर हमको यूज करना है तो वो उतने हाई डीसी पे नहीं होता है, हमको उसको लोअर करना पड़ता है, लो डीसी पे लाना पड़ता है और उसको फिर हम उससे चलाते हैं। तो उसके लिए हमारे क्या रिक्वायर्ड होती है? डीसी टू डीसी कन्वर्टर। नेक्स्ट इज थर्मल सिस्टम कूलिंग। पूरे सिस्टम को कूल, उसका टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए एक थर्मल सिस्टम कूलिंग लगाया जाता है। और चार्ज पोर्ट, द चार्ज पोर्ट अलाउज द व्हीकल टू कनेक्ट टू एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई इन ऑर्डर टू चार्ज द ट्रैक्शन बैटरी पैक। एक वही चार्ज पोर्ट जो हमारे बैटरी को चार्ज करने के लिए। ऑल राइट, आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट है डिस्कस द आर्किटेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, या फिर व्हाट आर द वेरियस टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगेन एन इंपॉर्टेंट चीज, पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया है, फिर इसको देखते हैं। पहला क्या है? बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब EVs with only batteries to provide power to drive terrain are called BEVs। मतलब जो सिर्फ और सिर्फ बैटरीज पे ही चल रही है वो आती है आपकी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब यहाँ पर कोई भी आपको कंबशन इंजन या वैसा कुछ कुछ भी नहीं लगा है, सिर्फ बैटरी से ही चल रही है। जनरली आपकी जो टू व्हीलर्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं। टू व्हीलर्स, स्कूटी, जो आपके डेली कम्यूट के लिए यूज हो रही हैं, जिनको आप दिन भर यूज कीजिए और फिर रात में चार्जिंग पे लगा दीजिए। BEVs have to rely solely on the energy stored in the battery packs. Therefore, the range of such vehicles depend directly on the battery capacity। जितनी कैपेसिटी की बैटरी होगी उतनी ही उनकी रेंज होगी। टिपिकली दे कैन कवर 100 to 250 किलोमीटर ऑन वन चार्ज। ठीक है, 100 से 250 किलोमीटर वो लोग कवर कर सकते हैं। दीज रेंज डिपेंड्स ऑन ड्राइविंग कंडीशंस, व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन, बैटरी टाइप, एज। मतलब कि एग्जैक्टली exactly ऐसा नहीं है कि इतना लिख दिया तो इतना ही है। ये आपकी किस तरह से आप ड्राइव कर रहे हैं, व्हीकल की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, बैटरी की कौन से टाइप है, अभी हमने देखा था कई टाइप की बैटरीज हैं, तो किस टाइप की बैटरी यूज हुई है, और उस व्हीकल की क्या एज है मतलब। Next is once depleted, charging the battery pack takes quite a lot of time compared to refueling an IC engine। मतलब एक बार पूरी बैटरी अगर हमारी डिस्चार्ज हो गई तो उसको फुल चार्ज करने के लिए एक थोड़ा लंबा समय लगता है। तकरीबन हमने देखा था 7 से 8 घंटे। जबकि एक आईसी इंजन में, मतलब अगर हम एक नॉर्मल स्कूटी की बात करें तो उसमें क्या है, हम तुरंत जा करके पेट्रोल भरवा लें और वो चलने लगती है। बट ऐसा आपके बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ पॉसिबल नहीं होगा। एडवांटेजेस क्या है बीईवीज के? सिंपल कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेशन एंड कन्वीनियंस, ये सारी चीजें मिलती है। डू नॉट प्रोड्यूस एनी ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। दे डू नॉट क्रिएट एनी नॉइस, बहुत क्वाइट और साइलेंट है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रोवाइड्स इंस्टेंट एंड हाई टॉर्क इवन एट लो स्पीड। ठीक है, कम स्पीड पे भी हमको हाई टॉर्क मिल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। क्या करता है? एम्प्लॉय बोथ एन आईसीई, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, एंड एन इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन टू पावर द व्हीकल। मतलब इसमें दोनों ही होते हैं, आपके आईसी इंजन भी होता है प्लस आपका मोटर भी होता है। एंड एचईवी यूजेस द इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम विद द पावर डिमांड इज लो। जब हमारी पावर डिमांड कम होती है तो वो मोटर पे, मतलब इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन पे यूज करता है कि मोटर पे वो रन कर रहा है, जिससे हमारा जो फ्यूल है वो बच रहा है। ठीक, इट इज अ ग्रेट एडवांटेज इन लो स्पीड कंडीशन इन लाइक अर्बन एरियाज। जो अर्बन एरियाज में देखते हैं कि जहाँ पर बहुत क्राउड होता है, तो जहाँ पर हमें लो स्पीड रिक्वायर्ड होती है तो वहां पर ये एज अ, मतलब वहां पर उसका मोटर सिस्टम काम कर रहा है, मतलब एज एन ईवी वो काम कर रही है। ठीक, नेक्स्ट व्हेन हाई स्पीड इज नीडेड एचईवी स्विचेस टू द आईसी। जहां पर हमको हाई स्पीड यूज करना है, लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब हमको बहुत तेज जाना है, वहां पर वो मतलब फिर ईवी नहीं, फिर वो स्विच कर जाएगी आपके इंजन सिस्टम पे। तो आपका ये दोनों काम हो जाएगा। मतलब जब आपको हाई स्पीड या फिर लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तब वो आपको इंजन पे आ गया,
तो आप उसे रिफ्यूल करके आराम से चल सकते हैं। और जब आपको डेली कम्यूट के बेसिस पे चाहिए तो वो आराम से आपका मोटर के बेसिस पे काम कर रही है, जिससे आपका फ्यूल बच रहा है। तो आपका दोनों काम हो रहा है। नेक्स्ट इज द टू ड्राइव टेरेन्स कैन ऑल्सो वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। अब ये दोनों एक साथ भी काम कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, और ये आपस में स्विच करते हैं ऑटोमेटिकली, आपको नहीं कुछ इंटरवीन करना है। ये जो जो भी डिजाइनिंग हो रही है वो ऑटोमेटिकली अपने आप में स्विच कर लेते हैं कि कब वो उसे वो इंजन पे वर्क कर रहा है, कब उसे वो एज अ मोटर पे वर्क करना है। HEVs are primarily IC driven cars that use an electrical drivetrain to improve mileage or for performance enhancement. Okay. Plug-in hybrid electric vehicles. अच्छा, एक और चीज देखिएगा, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो अभी मैं हम लोग ने ऊपर पढ़ा, इसमें आपका चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया रहता कि आप बाहर से बैटरी चार्ज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बैटरी आपके इसी से चार्ज होती है, आईसी इंजन के ही से ही चार्ज होती है। जो इंजन से आपकी जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसी से चार्ज होती है, अलग से कोई पोर्ट नहीं दिया जाता है। इसीलिए एक दूसरा ये चीज बना हमारा प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल वही सारी चीज है, इसमें ये चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है प्लग इन, मतलब इसको आप बाहर से भी इसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस यही है आपका HEV में और PHEV में। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब आप इसे डायरेक्टली ग्रिड से भी चार्ज कर सकते हैं, इसको आप ग्रिड से चार्ज नहीं कर सकते, इसको आप उसी इंजन से ही चार्ज होगा ये। Okay, so it uses both an IC and an electrical powertrain like an HEV, but PHEV uses electric propulsion as the main driving force, so these vehicles require a bigger battery capacity than HEVs. एक और चीज इसमें, अब इसमें जैसे HEV में हम देख रहे थे कि IC इंजन थोड़ा डोमिनेट कर रहा है क्योंकि इसके बेसिस पे मोटर आपका चार्ज हो रहा है। प्लग इन हाइब्रिड में हमने एक चार्जिंग पोर्ट भी दे दिया, तो मतलब हम बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, तो बैटरी एक एक लेवल का डोमिनेंस में आ गया कि हम बैटरी चार्ज करके भी अपनी काम कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो मेन ड्राइविंग फोर्स हो गया वो क्या हो गई आपकी बैटरी। PHEV start in all electric mode, runs on electricity, and when the batteries are low in charge, it switches to IC, provide a boost or to charge up the battery pack. PHEVs आपका मोस्टली बैटरी पे रन करती है, बट जब बैटरी लो होती है तो वो IC में स्विच करती है। यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, प्राइमरली वो IC में स्विच करती है, IC में चलती है। अगर उसको लगता है कि नहीं हमको मतलब लोअर स्पीड रिक्वायर्ड है, तब वो मोटर पे स्विच करती है और इसी से वो चार्ज होता है। यहाँ पर वो बैटरी पे चलती है, अगर उसको लगता है रिक्वायर्ड कि नहीं हमारा बैटरी लो है, तब वो IC पे स्विच करती है और वो हमारा बैटरी पैक को चार्ज करता है। PHEVs can charge their batteries directly from the grid and also have the facility to utilize regenerative braking. Okay, अभी मैंने explain किया। PHEV's ability to run solely on electricity for most of the time makes its carbon footprint smaller than the HEVs. मतलब कि ये ज्यादा बैटरी पे काम कर रही है, इसलिए इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो HEV के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। कार्बन फुटप्रिंट मतलब, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि जितना वो एनवायरमेंट को मतलब कार्बन एमिशन कर रही है या फिर हार्म कर रही है, तो हमारी PHEV कम हार्म कर रही है एनवायरमेंट को एज कम्पेयर टू HEV। नेक्स्ट इज फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्यूल सेल नाम से ही समझ रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, जो कि हमारे अभी रिसेंट में हम लोग आप लोग न्यूज में बहुत देख रहे होंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल। इसके ऊपर अभी बहुत रिसर्च चल रही है, और अगर ये मार्केट में हम लोग अफोर्डेबल बना सकते हैं, इट कैन completely disrupt the market. FEVs carry the hydrogen in special high pressure tanks. Electricity generated from the fuel cell goes to an electric motor which drives the wheels. Excess energy is stored in energy storage like batteries and produce water as a byproduct for its power generation process. हमारा जो बाई प्रोडक्ट इससे क्या निकलता है, पानी। तो विच इज ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन ऑटोनॉमस व्हीकल। ये अभी तक का जितना था आपका जो कंपोनेंट्स था और ये जितना पार्ट्स था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आर्किटेक्चर मेन क्रक्स यूनिट का जो था वो यही था। अब ये सब थोड़ा सा एडिशनल चीजें हैं, जल्दी से देख लेते हैं। व्हाट इज एन ऑटोनॉमस व्हीकल, डिस्कस वेरियस लेवल्स ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमस व्हीकल इंक्लूड वैरायटी ऑफ व्हीकल्स इंक्लूडिंग पैसेंजर कार, ट्रक्स, ड्रोन्स। ये सब रिलाई ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऑपरेट विद वेरियस डिग्रीज ऑफ ह्यूमन इनपुट। मतलब कि जैसे अगर आप ड्रोन की बात करें तो ड्रोन में क्या है, वो उस ड्रोन तो चल रही है लेकिन उसको कौन चला रहा है, कोई एक ह्यूमन
कहीं पर बैठ करके ह्यूमन इंटरवेंशन वहां पर रिक्वायर्ड है, कोई वहां पर बैठ करके उसको चला रहा है। तो वही चीज है कि कुछ डिग्री ऑफ वैरिंग डिग्रीज ऑफ ह्यूमन इनपुट, अब किस तरह की वो ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए वो डिपेंड करता है कि उस व्हीकल की ऑटोनॉमी कैसी है। अगर वो पूरी तरह से ह्यूमन पे डिपेंडेंट है तब तो मैनुअल हुई, अब वो थोड़ी सी हुई तो जैसे कि आगे दिखा हुआ है लेवल्स ऑफ ऑटोनॉमी क्या है। अगर लेवल 0 क्या है, नो ऑटोमेशन यानी मैनुअल कंट्रोल, पूरा का पूरा सारी चीजें ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है, तो 0 लेवल ऑफ ऑटोमेशन हो गया। लेवल 1 क्या है, ड्राइवर असिस्टेंस। अगर हमको एक सिंगल ऑटोमेटेड सिस्टम मिल गया, एग्जांपल मॉनिटर स्पीड थ्रू क्रूज कंट्रोल, अगर कुछ स्पीड ही सिर्फ मॉनिटर हो पा रही है तो एक हमको कहेंगे कि लेवल 1 का है। लेवल 2 पे क्या है, पार्शियल ऑटोमेशन, कि थोड़ा उस स्टीयरिंग और एक्सेलरेशन की चीज व्हीकल खुद से परफॉर्म कर पा रही है, लेकिन बाकी जो मेन चीज है वो ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम्पल इसका क्या है, टेस्लास ऑटो पायलट। तो ऑटो पायलट जो हम लोग मोड कहते हैं वो यही है कि हम जो उसका मेन स्टेयरिंग और एक्सेलरेशन ये सब कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन ह्यूमन स्टिल मॉनिटर्स ऑल टास्क एंड टेक कंट्रोल ऑफ एंड एनी टाइम। लेवल 3 इज कंडीशनल ऑटोमेशन। कंडीशनल ऑटोमेशन में क्या है, एनवायरमेंटल डिटेक्शन कैपेबिलिटीज, व्हीकल कैन परफॉर्म मोस्ट ड्राइविंग टास्क बट ह्यूमन ओवरराइड इज स्टिल रिक्वायर्ड। एग्जांपल्स ऑडीज, एआई, ट्रैफिक जैम, पायलट। लेवल 4 ऑटोमेशन हाई ऑटोमेशन है। यहाँ पर लगभग चीजें आपकी ऑटोमेटेड रहती हैं, फिर भी एक थोड़ा लेवल का ह्यूमन ओवरराइड कर सकता है, बट ऑलमोस्ट ही ऑटोमेटेड है। और लेवल 5 के फुल ऑटोमेशन, मतलब कि कोई भी जीरो ह्यूमन अटेंशन इज रिक्वायर्ड। अगर कोई बंदा नहीं भी बैठा होगा तो भी वो अपना सारा काम कर लेंगी अंडर ऑल कंडीशन। दैट इज फुल ऑटोमेशन, लेवल 5। ओके, लास्ट इज व्हाट इज व्हीकल कंप्यूटिंग, व्हाई डू वी नीड व्हीकल कंप्यूटिंग। व्हीकल कंप्यूटिंग क्या है? Vehicle computing refers to the enabling technologies allowing computation to be performed on connected and autonomous vehicles, which will serve as a computing platform for multiple CAV related services. मतलब अगर हम जो सारी चीजें ऑटोमेशन कर रहे हैं, सो उससे रिलेटेड आपकी जो डेटा है वो भी तो आ रही है। डेटा जैसे CAVs are computation platforms that help to analyze real-time data form in vehicle sensors and from the surrounding connected vehicles। जो हमारी सारी डेटा है वो सारे स्टोर हो रहे हैं। सो व्हीकल कंप्यूटिंग फोकसेस ऑन द कंप्यूटेशनल फंक्शनैलिटी। ओके, नीड फॉर व्हीकल कंप्यूटिंग, इस पे आइए। पुश टू क्लाउड्स, CAVs are equipped with enormous sensors which could produce huge amounts of privacy sensitive data on a daily basis। जो भी हमारा डेटा है तो उससे हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है। सो उससे रिलेटेड भी हमको कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जिससे हमारी चीजें इजली हमारी प्राइवेसी ब्रीच ना हो। The quantity of data generated on CAV is growing, and the speed of data transportation is becoming the bottleneck, which poses a significant challenge to provide latency sensitive services. Therefore, the bandwidth limitations, latency bottlenecks, and privacy concerns calls for vehicle computing to put the computing at the proximity of data. All right, full form of IoT devices. Full form. Nearly all types of electrical devices will become components of IoT and play the role of both data producers and consumers. मतलब कि IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम लोग देखते हैं, आने वाले टाइम पे हमारा जितना जो भी डेटा है लोगों का, कंज्यूमर्स है, वो सारी चीजें लोगों के पास होंगी, which would be a great threat. Like it is expected that the number of IoT worldwide devices would be around 500 billion by 2030. Such huge amounts of IoT devices will produce enormous data, which hinders the execution of deep learning algorithms on the resource constrained IoT devices. To overcome this issue, IoT devices will leverage the surrounding CAVs equipped with strong computation power to perform data processing on time. तो हमको ये सारी चीजें इंश्योर करनी है कि हमारा जितना भी जो डेटा है उसकी जो प्रोसेसिंग हो सही से हो और उसकी जो प्राइवेसी है वो बनी रहे। ऑलराइट, सो ये इतना था यूनिट 1 का, जिसमें हम लोग ये पूरा कंप्लीट किया। मेन चीज इसमें आपके कंपोनेंट्स थे, ईवी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उसके क्या आर्किटेक्चर है, उसको जरूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। टिल देन के लिए थैंक यू।